नमस्कार भाई और बहनों। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है। इसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई भी संबंध नहीं है, और अगर इत्तेफाक से संबंध आता भी है तो वो एक संयोग समझे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मैंने एक अनाथ लड़की से शादी की। उसकी एक 15 साल की बहन भी थी। बीबी के साथ उसकी बहन भी विदा होकर चली आई थी, लेकिन उसकी बहन पूरे दिन मेरे बीबी के साथ चिपकी रहती। मुझे उस पर बड़ा गुस्सा आता, क्योंकि वो रात को भी हमारे कमरे में ही सोती थी। मैंने बीबी पर गुस्सा किया, और जब रात में उसकी बहन कमरे में आई तो ज़बरदस्ती उसे दूसरे कमरे में बंद कर दिया, और फिर कमरे में वापस लौटाया तो जान निकल गई, क्योंकि वहाँ तो मेरे बीबी की बहन बड़ी अजीबोगरीब सी थी। वो हर समय डरी सहमी सी रहती और अपनी बहन के साथ चिपकी रहती। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आता था। मैंने सोचा था कि उससे तो जान छुड़वा कर ही रहूँगा। एक दिन मैंने अपनी बीबी से छुपकर उसकी बहन को एक खाली कमरे में बंद कर दिया, और जब मैं वहाँ पहुँचा तो दंग रह गया, क्योंकि वहाँ तो अपनी शादी की रात में जब कमरे में आया तो बहुत खुश था। मैंने मुंह दिखाई का तो कीमती तोहफा खरीदा ही था, लेकिन एक प्यार भरा तोहफा भी लिया था। मैं एक गजरे खरीद लाया था, क्योंकि मुझे पता था कि लड़कियां ऐसे तोहफे पाकर खुश हो जाती है। जैसे मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला तो मैं चौंक गया। सामने का नज़ारा बेहद डरावना था। मेरी बीबी की 15 साल की बहन उसके साथ चिपक कर बैठी हुई थी और लगातार रो रही थी। ये रोना कोई सामान्य रोना नहीं था, वो तो लगातार रोए जा रही थी। मुझे देखकर मेरी पायल परेशान हो गई थी। उसने अपनी बहन को डांट कर चुप कर दिया था। मैं आगे बढ़ा और बोला, पायल, क्या हुआ इस बच्ची को? उसकी तबीयत तो ठीक है ना? पायल ने कहा, हाँ जी ठीक है। ये तो बस ये सोचकर परेशान है कि मैं अपनी नई जिंदगी शुरू करने जा रही हूँ, तो उसका क्या होगा? मेरा मन दुखी हो गया था। मैंने आगे बढ़कर मीना के सिर पर हाथ रखा और कहा कि तुम चिंता मत करो। अगर तुम पायल की बहन हो तो तुम मेरी भी बहन हो। तुम हमारे साथ इसी घर में रहोगी। पायल, तुमने ये बात मीना को नहीं बताई थी क्या? उसने कहा, नीलेश, मैं इसको बता चुकी हूँ, लेकिन बच्ची है ना, इसलिए उसे ये बातें समझ में नहीं आ रही है। जैसे जैसे समय बीतेगा तो अपने आप समझ जाएगी। मैंने सिर हिलाया तो पायल डरते डरते बोली, नीलेश, एक बात कहूँ? मैं मुस्कुरा कर बोला, पायल, तुम्हें इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। उसकी बात सुनकर मुझे एकदम से झटका लग गया था। वो बोली, नीलेश, क्या मैं मीना को अपने साथ सुला लूँ? जब तक ये संभल नहीं जाती तब तक मेरे साथ सो जाया करे। ये माँ पिताजी के देहांत के बाद बेहद संवेदनशील हो गई है। जरा जरा सी बात का टेंशन लेकर बीमार पड़ जाती है। मेरी अभी नई नई शादी हुई है। मैं कहाँ अस्पताल के चक्कर लगाती रहूँगी। मैं पायल की बात समझ गया था। मैंने कहा, ठीक है पायल, तुम दोनों बहनें इस कमरे में सो जाओ, मैं दूसरे कमरे में चला जाता हूँ। पायल उठकर मेरे पास आई और बोली, मैं हमेशा आपकी एहसानमंद रहूँगी। आपने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मेरी आपसे विनती है कि आप घर में किसी को पता न चलने दीजिएगा कि आप दूसरे कमरे में सो रहे हैं। आप चिंता ना करें, जल्दी मीना इस घर से परिचित हो जाएगी और फिर अपनी जिद छोड़ देगी। मैंने मुस्कुरा कर कहा, पायल, तुम्हें उदास होने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे हालात समझता हूँ। वैसे भी मेहमान कल तक वापस लौट जाएंगे, फिर हम तीनों ही तो इस घर में रह जाएंगे। इतना कहकर मैंने डरी सहमी सी मीना की तरफ देखा और बाहर चला गया। मैं पायल को तो तसल्ली दे आया था, मगर खुद को तसल्ली कैसे देता? मेरे मन में बार बार यही आ रहा था कि क्या मीना इसी तरह हमेशा मेरी खुशियों के बीच बाधा बनी रहेगी? मैंने भलाई करके अपना ही नुकसान तो नहीं कर डाला, लेकिन मैंने बहुत कोशिश करके अपने मन से सभी नकारात्मक विचारों को निकाल डाला। मैं जानता था कि बच्चे ऐसे ही होते हैं। वो स्वीकार नहीं करते कि उनका कोई परिचित किसी और से बात भी करे। इसलिए मैं मीना का बहुत ख्याल रखने लगा था। वो एक मासूम सी डरी सहमी सी लड़की थी। वैसे भी मुझे ऐसे बच्चों की बहुत बड़ी दया आती थी। मैं ये सोच सोचकर चिंतित हो जाता था कि ना जाने इसने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या सहा है जो वो ऐसी बन गई है। मीना की तुलना में पायल का व्यक्तित्व बेहद जानदार था। वो आत्मविश्वास से भरपूर थी। जिंदगी के उतार चढ़ाव का मुस्कुरा कर मुकाबला करती थी। हमारी शादी को पूरा 1 हफ्ता हो गया था, लेकिन मीना अभी भी पायल के साथ ही सोती थी और मैं दूसरे कमरे में पड़ा रहता था। मैं कुछ दिन रुककर मीना के लिए एक स्कूल बैग लेकर आ गया था। किताबें तो नहीं लाया, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि वो किस कक्षा में पढ़ती थी। जब मैं घर पहुंचा तो पायल घर के कामों में व्यस्त थी, जबकि मीना चारपाई पर बैठकर अपनी बहन को देख रही थी। मैंने जोर से नमस्ते किया और चेहरे पर मुस्कान लेकर मीना के बगल वाली कुर्सी पर बैठ गया। जब पायल ने मुझे देखा तो वो दौड़कर मेरे पास आकर खड़ी हो गई थी। उसके चेहरे पर चिंता के भाव झलक रहे थे। मैंने उसे नज़रअंदाज किया
और मीना से बातें करने लगा और बोला, मीना देखो मैं तुम्हारे लिए तोहफा लेकर आया हूँ। मीना मुझे देखकर रोने लगी और भागकर अपनी बहन के पीछे जाकर छुप गई। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि आखिर वो ऐसा क्यों करती है, वो हमेशा अपने आप को इस तरह क्यों छुपाती रहती है। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि जब मुझे अपने क्यों का जवाब मिलेगा तो मुझे कितना बड़ा झटका लगेगा। मेरा पूरा व्यक्तित्व हिल कर रह जाएगा। मैं उठकर खड़ा हुआ और बोला, मीना बेटी इधर आओ, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे लिए तोहफा लाया हूँ। मेरी आवाज़ सुनकर मीना डरने लगी थी। मैंने सवाल भरी नज़रों से पायल की तरफ देखा तो वो मुझे बहुत गुस्से में लगी थी। वो बोली, नीलेश आपकी बहुत मेहरबानी होगी, आप मेरी बहन से दूर रहे, आप मेरे पति हैं, लेकिन मीना के लिए गैर मर्द होना, इसलिए आप उसे आवाज़ ना दिया करें। मुझे पायल की बात बहुत बुरी लगी थी। मैं तो मीना को अपनी छोटी बहन समझने लगा था, लेकिन पायल का व्यवहार बहुत परेशान करने वाला था। मुझे भी गुस्सा आ रहा था। मैंने कहा, पायल अगर तुम्हें अपने और गैर का इतना ही ख्याल है तो तुम अपनी बहन को एक गैर मर्द के घर लाई ही क्यों हो। इतना कहकर मैं दरवाज़ा जोर से बंद करके घर के बाहर चला गया था। मुझे रह रहकर अपने कठोर व्यवहार पर शर्मिंदगी हो रही थी। मीना मुझ पर जबरदस्ती तो थोपी नहीं गई थी ना। जो मैं पायल को ऐसे ताने देने लगा था वो तो मेरी पूर्ण सहमति से घर आ गई थी। घर में हम सिर्फ 3 लोग ही तो थे। इससे पहले घर में खामोशी और सन्नाटे का राज था। मेरे माँ बाप का 2 साल पहले ही देहांत हो गया था। उनके गुजर जाने के बाद जिंदगी ने मुझे कड़ी धूप में लाकर खड़ा कर दिया। घर की सारी जिम्मेदारी भी मुझ पर थी। मैं कुंवारा था और घर में अकेला ही रहता था, इसलिए कोई काम वाली भी मेरे घर पे काम करने के लिए राजी नहीं होती थी। तब एक दोस्त ने शादी का सुझाव दिया, इसलिए मैंने अपनी रिश्ते की जिम्मेदारी भी उसी पर डाल दी थी। मेरे दोस्त ने मुझे बताया था कि उसके परिचितों में एक अनाथ लड़की है जो दहेज में सिर्फ इनाम ही लाएगी। मैं हैरान हो गया और बोला, किस तरह का इनाम। उसने बताया कि पायल की एक छोटी बहन उसके साथ घर आ जाएगी। तुम उसकी पढ़ाई लिखाई खाने पीने पर जितना भी पैसा लगाओगे वो इनाम के स्वरूप में तुम्हें मिल जाएगा। फिर लड़कियों को जवान होते हुए समय ही कितना लगता है, उसकी शादी करके विदा कर देना। मैं खुले दिल से तैयार हो गया था, क्योंकि मैं भगवान की कृपा से इतना कमाता था कि आसानी से उसका खर्च उठा सकता था। लेकिन मुझे क्या पता था कि मीना एक अजीब तरह की बच्ची होगी। वो तो मेरे गले की ऐसी हड्डी बन जाएगी जो ना तो उगली जा सकेगी ना तो निगली जा सकेगी। लेकिन मैंने कुछ दिन और धैर्य रखने का फैसला किया और मैंने तय किया कि किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले देखूंगा कि मीना के व्यवहार में सुधार होता है या नहीं। देर रात जब मैं घर लौटा तो मैंने होटल से खाना भी ले लिया था। मैं जानता था कि पायल मुझसे बहुत नाराज़ होगी। मैं उसकी नाराज़गी दूर करना चाहता था। मैं घर के दरवाजे पर खड़ा था, तभी मेरे कानों में मीना की आवाज़ गूंजी थी। वो कह रही थी, पायल क्या अब तुमको तलाक मिलेगा? तुम मेरे साथ वापस चली जाओगी जहाँ सिर्फ तुम और मैं रहेंगे, किसी तीसरे की मौजूदगी बर्दाश्त ही नहीं करनी पड़ेगी। पायल एकदम गुस्से में बोली थी, अपनी बकवास बंद करो मीना। तभी मीना की हंसी की आवाज़ आई थी। फिर वो बोली, अब तो घर में तुम्हारा खड़ूस पति नहीं है, अब तो मुझे मेरे असली नाम से पुकारो। मीना की बात सुनकर मैं हैरान रह गया था। क्या मीना का कोई और नाम भी था जो मुझसे छिपाया गया था? लेकिन क्यों मेरे दिमाग में अब इतने क्यों जमा हो गए थे कि अब मुझे घुटन होने लगी थी। मैंने दरवाज़ा खोला और घर में दाखिल हुआ। जब पायल ने मुझे देखा तो दौड़कर मेरे पास आई और बोली, नीलेश आप कहाँ रह गए थे? मैं आपकी फिक्र में चिंतित हो रही थी। मुझे ये देखकर खुशी हुई थी कि पायल के चेहरे पर नाराज़गी का नामो निशान नहीं था। हम दोनों बातें कर ही रहे थे कि मीना एक बार फिर से रोने लगी थी। वो बोली, पायल तुम इसके साथ बात मत करो, ये मुझे गुस्से से देखता है, तुम्हारा पति गंदा है। पायल ने शकी नजरों से मेरी ओर देखा था। मैंने अपनी सफाई दी और कहा, क्यों मीना बच्चे, मैं क्यों आपको घूरने लगा? पायल बोली, नीलेश मैंने कहा भी था कि आप मेरे बहन से बात मत किया करें। इतना कहकर वो मीना को हाथ से पकड़कर कमरे में ले गई और मैं आंगन में इतना सा मुंह बना के खड़ा रह गया था। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर थी। मैं तो इन सबको मीना का बचपना समझ के बैठा था, लेकिन यहाँ तो कहानी कुछ और ही थी। मेरे दिल में शक का बीज उग चुका था और मैंने सोच लिया था कि अगर मैं पायल के साथ सख्ती करूँगा तो खुद ही अपना राज खोल देगी। सुबह पायल रोज की तरह नाश्ता बना रही थी, तभी अचानक रुक गई और बोली, नीलेश तुम मीना के लिए स्कूल बैग क्यों लाए थे? मैं पायल के कल के व्यवहार से थोड़ा दुखी था, इसलिए छोटा सा जवाब देते हुए कहा, मैं चाहता था कि मीना अपनी पढ़ाई जारी रखे। पायल ने हंसते हुए कहा,
कौन सी पढ़ाई? मीना ने तो स्कूल का मुंह तक नहीं देखा। इसे पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए हमने इसका स्कूल में दाखिला ही नहीं करवाया था। मुझे पायल की बात अच्छी नहीं लगी थी, लेकिन चूंकि मेरा मूड पहले से खराब था, इसलिए मैं किसी तरह की बहस में नहीं पढ़ना चाहता था। मैंने अपना खाना ख़त्म किया और ऑफिस के लिए निकल गया, लेकिन मीना की मौजूदगी मुझे खटक रही थी। उसकी अजीबोगरीब हरकतें, मुझे देखते ही रोने लगना और फिर मेरे और पायल के तलाक पर खुश होना, ये सब क्या था? मीना कोई छोटी बच्ची तो थी नहीं, वो पूरे 15 साल की थी। इस उम्र में तो लड़कियां बहुत समझदार और होशियार होती है। यकीनन यह मामला उतना सीधा नहीं था जितना मुझे लग रहा था। शाम को मीना ने मुझे जज करने की पूरी तैयारी करके रखी थी। मुझे देखकर वो अजीब अजीब हरकतें करने लगी थी। मैं पायल से बात करने लगा तो वो उसका हाथ पकड़कर कमरे में ले गई। थोड़ी देर बाद पायल कमरे से बाहर निकली और बोली, नीलेश, आप खाना खाकर अपने कमरे में चले जाएंगे तो हम दोनों बहनें भी आकर खाना खा लेंगी। मीना जिद कर रही है कि आप जब तक बाहर बैठे हैं तब तक वो बाहर नहीं निकलेगी। मुझे गुस्सा तो बहुत आया था, लेकिन मैंने खुद पर काबू किया और बोला, ठीक है, मीना बाद में खाना खा लेगी, कम से कम तुम तो मेरे साथ आकर बैठो, तुम तो मेरे साथ खाना खाओ। पायल के जवाब ने मेरे अंदर आग लगा दी थी। वो बोली, नीलेश, आपको तो पता है ना कि मीना कितनी जिद्दी है, घर में तूफान खड़ा कर देगी, इसलिए आप मेरी विनती स्वीकार करें। इतना कहकर पायल कमरे में चली गई थी। अब मैं अपने आप से बाहर हो चुका था। मैं खुद पर काबू ना पा सका और कमरे की तरफ बढ़ा। पायल की आवाज़ आ रही थी। वो मीना को कोस रही थी। वो कह रही थी, मीना, काश माँ पिताजी के साथ तुम भी मर जाती, कम से कम मेरी जिंदगी तो नरक ना बनती। ना जाने तुम मेरे किस गुनाह की सजा हो। मैं दरवाज़ा खोलकर अंदर चला गया था और मीना को कलाई पकड़कर बाहर खींचता हुआ लेकर आ गया था। पायल भी हैरान हो गई थी। वो हमारे पीछे भागी थी और बोली, नीलेश, ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़ दो मेरी बहन को, आप होश में तो हो। लेकिन सच तो ये था कि मुझे बिल्कुल भी होश नहीं था। अगर होश में होता तो क्या ये सब करता? मैंने मीना को एक अलग कमरे में बंद कर दिया था और पायल का हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में लेकर आया था। मैं बोला, अब मुझे सच सच बता दो कि तुम्हारी बहन ये सब क्यों करती है? पायल का चेहरा पीला पड़ गया था। वो लगातार रोती जा रही थी। वो बोली, आपको भगवान की कसम है नीलेश, मेरी बहन को छोड़ दो, वो बहुत नरम दिल की है, वो डर के मारे मर जाएगी। वो मेरे बिना एक रात तो क्या, एक पल भी नहीं गुजार सकती। मैं चिल्लाकर बोला, क्यों? आजकल के छोटे छोटे बच्चे भी अपनी माँ के बिना रह लेते हैं। ये किस तरह का बहन चाह रहा है कि तुम्हारी बहन तुम्हारा साया ही बन गई है? मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है और ना ही मैं ये सब बर्दाश्त करूंगा। मैंने पायल की ओर गौर कर देखा और कहा, तुम अपना ये रोना धोना बंद करो। लेकिन उसका रोना और तेज होने लगा। मैं पायल के कमरे से बाहर आया और बाहर से कुंडी लगा दी और फिर अपने कमरे में आकर अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया था ताकि पायल और मीना का शोर बंद हो जाए। लेकिन वो दोनों बहनें इतनी जोर से दरवाज़ा पीट रही थी कि लग रहा था कि वो दरवाज़ा ही तोड़ देंगी। कई घंटों तक ये सब चलता रहा, लेकिन फिर सुबह होने से कुछ देर पहले दोनों कमरों में सन्नाटा छा गया था। मैं अपने दिल के हाथों मजबूर होकर उठा और मीना के कमरे की ओर चल दिया। मैं उससे माफ़ी मांगकर पायल के पास ले जाना चाहता था, लेकिन जैसे मैंने दरवाज़ा खोला तो कदम जंजीर हो गए थे, क्योंकि वहाँ तो एक लड़का बैठा था। मैं आगे बढ़ा तो मुझे देखकर चौंक गया और फिर से रोने लगा था। मैंने उसे डांटा और कहा, मेरे सामने अब आंसू मत बहाना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे बताओ, तुम कौन हो? मीना कहाँ गई? वो लड़का रोते हुए बोला, अगर मैं अपनी हकीकत बता दूंगा तो तुम मुझे बेच तो नहीं दोगे? मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह गया था। मैंने कहा, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें क्यों बेचने लगा? वो लड़का मेरी बात से संतुष्ट हो गया और सोफे पर बैठ गया। उसके चेहरे पर बड़ी उदासी थी। वो बोला, जब मैं पैदा हुआ तो हमारे घर में ऐसे मातम मनाया गया था जैसे मैं पैदा ही नहीं बल्कि मर गया हूँ। मैंने अपनी चारों ओर बड़ा जुल्म देखा था। मेरे पिताजी मेरे माँ को एक बड़े डंडे से मारकर नीला नीला कर देते थे और मेरी ओर इशारा करके कहते थे कि मुझे ये मंजूर होता कि तू बांझ होती। लेकिन ये तुमने क्या गजब कर दिया। मैं पापा की चीखें सुनकर आईने के सामने जाकर खड़ा हो जाता तो पायल कहती, पापा की बातों पर ध्यान मत दो, तुम तो बहुत प्यारा है, लेकिन अगर मैं प्यारा होता तो क्या मेरी वजह से मेरी माँ को मार पड़ती? मैं पायल से पैसे मांगता तो वो मुझे 2 रुपये का कॉइन पकड़ा देती थी। मैं भागकर दुकान जाता और माँ के लिए अपनी पसंद की टॉफ़ी ले आता। मैं वो टॉफ़ी माँ के मुंह में डालकर कहता, माँ गोली खा लो,
आराम हो जाएगा। माँ मुझे गले लगा लेती और फूट फूट कर रोने लगती। मैं छोटा सा था, मेरे उम्र के लड़के खेलते थे, जबकि मेरा खेल में दिल नहीं लगता था। मैं सारा सारा दिन घर में रहकर अपनी माँ की रखवाली करता था, ताकि मेरे पिता फिर से मेरी माँ को मारना न शुरू कर दे। लेकिन मेरे रोकने के बावजूद हर दूसरे तीसरे दिन माँ नीली नीली हो जाती थी। मैं अपने छोटे छोटे हाथों से माँ का बदन दबाता था ताकि उन्हें आराम हो जाए, लेकिन वो अपना दर्द भूलकर मेरे छोटे से हाथों को अपने ओंठों पर लगाकर चूमती जाती और रोती रहती। मेरी माँ कहा करती थी कि मुझे मार से तकलीफ नहीं होती, मुझे तुम्हारी इन हरकतों से बड़ी तकलीफ होती है। मेरा कलेजा छलनी छलनी हो जाता है। जब माँ को फंड के पैसे मिले तो बाजार जाकर मेरे लिए एक साइकिल और एक गेंद और बल्ला लेकर आ गई थी। माँ कहती थी कि तुम बाहर जाकर तो खेलते नहीं हो, तो घर पर ही तुम्हारी खुशियों का इंतजाम कर देती हूँ। साइकिल देखकर मुझे बहुत खुशी हुई थी। मैं माँ के हाथों को चूमता रहा था और पूरे दिन तेज धूप में साइकिल चलाता रहा था। माँ मुझे देखकर हंस पड़ी और बोली, आज पहला दिन है, इसलिए धूप में खेल लो, कल से धूप में खेलने को नहीं दूंगी। बीच बीच में मैं साइकिल से उतर जाता था और उसे गंदा होने से बचाने के लिए गीले कपड़े से पोंछ भी लेता था, मेरी नई साइकिल कहीं पुरानी ना हो जाए। शाम को जब पापा घर आए तो मैं साइकिल पर झूल रहा था, तो पिताजी बोले, इसे साइकिल किसने दिलाई? फिर मेरे चेहरे पर 2 थप्पड़ मारकर मुझे साइकिल से उतार दिया और कुल्हाड़ी के वार कर करके उस साइकिल को तोड़कर फेंक दिया था। मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। मैंने रात का खाना भी नहीं खाया था। रात को माँ मेरे पास आकर बैठ गई और बोली, चंदा, आज मैं तुमसे एक ज़रूरी बात करना चाहती हूँ। अब तुम 4 साल के हो गए हो, एक समझदार बच्चे बन गए हो, अब तो माँ तुमसे हर बात कर सकती है ना? मैंने सहमति में सर हिला दिया था। माँ बोली, बेटा, तुम्हारी दीदी का नाम क्या है? मैं बोला, पायल। और तुम्हारा नाम क्या है? मैं चुप हो गया, कानों में साए साए होने लगी। मैं बोला, माँ, पिताजी मुझे नीचे जाति का कहते हैं और तू चंदा कहती है, इन दोनों में मेरा नाम क्या है? माँ की आंखें हमेशा रोने को तैयार रहती थी, आज भी पानी बरसने लगा था। माँ बोली, तुम्हारा कोई नाम ही नहीं है मेरी जान। तुम्हारे जन्म को 4 साल हो गए, पर मैं अब तक यही फैसला ना कर पाई कि तुम्हारा क्या नाम रखूं। लड़कियों वाला नाम रख दूं या लड़कों वाला? मैं माथे पर बल डालकर बोला, क्यों माँ, लड़कियों वाला नाम क्यों रखना है मेरा? मैं तो लड़का हूं ना। जब मेरी माँ ने नाम में सिर हिला दिया तो मैं चौंक गया। माँ बोली, तू ना लड़का है और ना ही लड़की है, तू एक किन्नर है, तीसरी जीन है तेरी। मैं 4 साल का बच्चा इन बातों को समझ नहीं पाया था। माँ ने कहा, लेकिन मैं तुझे लड़का नहीं बनाऊंगी, क्योंकि तू बाहर निकलेगा तो लोग 100 तरह की बातें बनाएंगे। मैं तुम्हारा नाम मीना रखती हूँ। तुम हर वक्त सिर पर दुपट्टा लेकर रखोगे और घर की 4 दीवार के भीतर रहोगे तो सुरक्षित रहोगे। मैं अपनी माँ से रूठ गया, बोला, मुझे नहीं लेना दुपट्टा, मैं एक लड़का हूँ। माँ बोली, मेरे पास समय नहीं है बेटा, नहीं तो मैं तेरे सिर पर घने पेड़ की छांव कर देती। तेरे हिस्से का हर दर्द मैं खुद पर झेल लेती, लेकिन अब मुझे कहीं जाना है। मैं रोते हुए अपनी माँ के गले लग गया और जिद करने लगा कि मुझे भी अपने साथ लेकर जाना। हम दोनों रोते रहे। फिर जब मुझे नींद आ गई तो माँ मुझे पायल के पास लेटाकर चली गई थी। सुबह मेरी आंख चीख और पुकार से खुली थी। पायल सिसक सिसक कर रो रही थी। मैं भागकर बाहर निकला तो माँ सो रही थी। पायल मुझसे लिपट कर रोने लगी और बोली, माँ चली गई है। मैंने पायल के सिर पर चपत मारी और बोली, धीरे बोलो, माँ सो रही है, उठ जाएगी। फिर पायल मुझे कमरे में ले गई और मेरे सिर पर दुपट्टा डालकर बोली, आज से तू मीना है, माँ की बातें याद है ना? मैंने सिर हिलाया। मैं 2 रुपए लेकर दुकान पर गया और मम्मी के लिए टॉफ़ी लेकर आ गया। मैं उस टॉफ़ी को अपनी जेब में लेकर घूमता रहा, लेकिन माँ उठ ही नहीं रही थी। आस पड़ोस की सारी औरतें भी आ गई थी। फिर माँ को एक सफ़ेद साड़ी पहना दी गई और चारपाई पर डालकर ले गए। मैं पीछे भागा और बोला कि मेरी माँ को कहाँ लेकर जा रहे हो? छोड़ दो, मैंने तो उनके लिए टॉफ़ी लेकर रखी है। मैं बहुत छोटा था ना, इसलिए किसी ने मेरी आवाज़ नहीं सुनी। मैं उन लोगों के पैर पकड़ पकड़ कर बोलता रहा कि माँ को नीचे उतार दो, सुबह से कुछ नहीं खाया, उन्हें भूख लगी होगी। वो टॉफ़ी मेरी जेब में रह गई, लेकिन माँ वापस नहीं लौटी। मैं रोता रहा, तड़पता रहा, लेकिन किसी ने मेरी नहीं सुनी। फिर एक दिन पिताजी भी चले गए तो हम चाची के घर आ गए। चाची भी पिताजी की तरह क्रूर थी, बहुत मारती थी। मुझे वो अक्सर कहती थी कि मैं तुझे बेच दूंगी, गुरु ले जाएगा तुझे। तभी पायल मेरा सहारा बनती थी। चाची का तुम्हारे उम्र का बेटा था, वो मुझे कहता था
कि तुम किन्नर हो, नाच कर दिखाओ। फिर वो और चाची बड़ा हंसते थे। मैं डर जाती थी तो पायल मुझे बचाती थी। फिर पायल की आपके साथ शादी हुई और आपकी तरफ देखकर भी मुझे डर लगता था कि कहीं आप मुझे गुरु के पास ना भेज दो। पायल कहती थी कि आप अच्छे हैं, आप ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन डर मेरे दिल के अंदर जड़ पकड़ कर बैठ गया है। अब आपको सब कुछ मालूम हो गया, मुझे बता दीजिए, मुझे अकेले कमरे में तो बंद नहीं करेंगे ना? मेरा चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। मैं जल्दी से उठकर बाहर की तरफ भागा और पायल के कमरे का दरवाजा खोल दिया। उसके कदमों में बैठकर माफी मांगने लगा था। वो भी रो रही थी, लेकिन बोली, माफी किस बात की? आपने तो हम बेसहारों को सहारा दिया है। फिर मैं और पायल मीना को मनोचिकित्सक डॉक्टर के पास लेकर जाने लगे थे। उसके दिमाग से बचपन की यादें निकालना बहुत मुश्किल था। मैंने उसकी पढ़ाई भी शुरू करवा दी थी। पायल और मैं एक खुशहाल जीवन की शुरुआत कर चुके हैं। मीना भी अपनी जिंदगी में लौट रही है। मैंने उसका भविष्य उज्जवल बनाने का स्वयं से वादा किया है। तो भाई और बहनों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो भाई और बहनों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद भाई और बहनों।